नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बात होगी वक्फ की। वक्फ पर तैयार हुए एक ऐसे मंच की जहां पर नेता भी हैं, मौलाना भी हैं। बात मुसलमानों के हक और हकूक की हो रही है, लेकिन निशाने पर, टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हां, हैदराबाद की सभा का एक जो तस्वीर है वो तस्वीर बता रही है कि ये बड़ी रैली थी, मंच बड़ा था, मौलाना थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे और वक्फ के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा था। हजारों की भीड़ में केवल बीजेपी, मोदी खत्म करना है, मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनके कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें की गई, एक एक करके वो तमाम बयानात मैं आपके सामने रखूंगी। चाहे AIMPLB हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे DMK के सांसद हो, बात एक कॉमन थी, टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। प्रदर्शन के नाम पर कितना जहर उगला गया है उस पर तफसील से बातें होंगी। उसके पीछे की राजनीतिक कहानी भी होगी, वो कहानी जो बिहार में RJD तक और पश्चिम बंगाल में TMC तक जाती है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे वक्फ के नाम पर मोदी को टारगेट किया गया। पहले बयान से शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले सुनिए हैदर आगा, शिया धर्मगुरु, सदस्य AIMPLB। एक मर्तबा वक्फ होता है तो दूसरी बार वो कानून जो है वो अल्लाह का हो गया, वो ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर। अब जब अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया फिर कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। ये याद रख ले, ये जो सरकारें हैं, अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न बी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। आपने सुना, उनका ना बी रहेगा, ना पी रहेगा, ना जे रहेगा। समझ ही गए हैं, बात हो रही है बीजेपी की। उन्होंने कहा हम प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे। अवधेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, केवल एक कानून की बात नहीं है, संविधान बचाने की बात है और टारगेट पर मोदी है। देखिए, संविधान तो कहने की बात है जब इस देश में तिरंगा झंडा लगाकर और भगवा झंडे गाड़ी से उतारे जाते हैं नारा लगाते हुए, तो उसके बाद संविधान की ये संविधान की भाषा है। संविधान के तहत अगर किसी को काम करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक वायदा किया है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे सकता है, तो उसमें संविधान फिर कहाँ है? जब संविधान में कह रहे हैं कि न बी जे रहेगा न जे, अल्लाह के साथ अगर अल्लाह के खिलाफ कुफ्र हो जाए, खुदा के खिलाफ कुफ्र हो जाए, तब तो इसका मतलब है संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का यह दायित्व हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाना उसका मजहबी ड्यूटी हो जाती है। ये जो भाषा है ये तो एक जिहाद की भाषा है, जो जिहाद उनके जिहाद के वो अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो ये तो खुलेआम देश भर में आग लगाने की, खुलेआम देश भर में मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग को भड़का देने की कि अब तुम्हारे सामने आ गया है ये कयामत जैसी स्थिति है, उठो लड़ो और मरो। इस प्रकार की भाषा संविधान की भाषा नहीं होती है। अगर उनको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट की भी जो भाषा होती है वो सरकार का हम चक्का जाम कर सकते हैं, वो उसमें मजहब की भाषा कहां से आ जाएगी? नहीं, वो तो एकदम खुले कह रहे हैं कि ये पूरा मजहबी मामला है। एक बार जो वक्फ का हो गया वो अल्लाह का हो गया और वक्फ अल्लाह का कानून है, वो ये बात कह रहे हैं। उसमें तो देखिए, वक्फ में कोई हस्तक्षेप नहीं है, वक्फ किसी ने कर दिया है। उस जिस विषय के लिए किया है, इस देश में वक्फ के लिए अल्लाह का किया हुआ है, मोहम्मद साहब का किया, उसमें हस्तक्षेप हम करेंगे ही नहीं। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी जो हो गई है, उस वक्फ का जिस उद्देश्य के लिए है उस उद्देश्य के लिए यूज हो, यह देखना सरकार की, प्रशासन का यहां जिम्मेवारी है कि नहीं है। इस देश में संविधान कानून, केवल बात उसकी हो रही है, ये दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। हजार करोड़ की, अभी तो आप ही के टीवी पर रिपोर्ट दिखा रहा था कि राजस्थान के एक मौलाना है और इसमें सक्रिय है,
उनकी जगह दिखा रहे थे कि कैसे इसको वक्फ की जमीन लेकर इन्होंने बेचा है, वहां डेवलपमेंट किए हैं, वहां अपार्टमेंट बनवाए हैं, कहीं मॉल बनवाया गया है, और यह खुदा के नाम, अल्लाह के नाम पर हो रहा है। तो कुफ्र, तो अगर कुफ्र है कुछ तो इन लोगों के खिलाफ होगा ना। लेकिन अब आप भीड़ देख लीजिए, वहां भड़काने के अलावा कितनी भारी संख्या में लोग हैदराबाद में इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूं इसमें 500,000 के अंदर भी अगर इस प्रकार से मजहबी भाव पैदा हो गया, गुस्से में आ गए, अगर वो मरने मारने आग लगाने को उतारू हो गए, तो उसको संभालेगा कौन? इसलिए वक्फ तो एक बहाना है। इसमें बात सर केवल वक्फ की नहीं हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी भी जब मंच से बोले हैं तब उन्होंने पूरे 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके शासन के दौरान जितनी बातें, जितने कदम मुसलमानों के हक में उठाए, उसको उन्होंने किस तरीके प्रेजेंट किया वो मैं आपके सामने रखूंगी। उन्होंने कहा कि हिजाब छीना जा रहा है, जबकि खवातीनों को मदद देनी चाहिए थी, उन्हें मजबूत देनी। आप जानते हैं हिजाब वाली कंट्रोवर्सी किस तरीके से सामने आई थी। उन्होंने कहा मस्जिदें छीनी जा रही है, बाबरी तक का जिक्र आज इस मंच पर था। आप पहले सुने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया। फिर अब वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। ये प्योर पॉलिटिकल भाषा है विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्योर पॉलिटिकल भाषा है। क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक लागू हो गया तो क्या गुनाह हो गया? अगर हिजाब को लेकर एक चर्चा चल पड़ी तो कौन सा गुनाह हो गया? और आज अगर वक्फ में भी क्या वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कानून बन गया तो क्या गुनाह हो गया? और आप बड़े गौर से सुनिए वो कैसे दलितों को लेकर आ रहे हैं, जैसी बुलडोजर वाली बात लेकर आए, मुसलमानों के साथ दलितों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला बड़ा तैयार हो AIMPLB का, उसके नीचे मुसलमान तो हो ही हो, शिया सुन्नी का कोई भेद ना हो, दलित भी उनके साथ आ जाएं। ये पॉलिटिकल भाषण नहीं है तो और क्या है? जाहिर है वो वैसे भी पॉलिटिकल लीडर हैं, अपनी पार्टी है MIM, लेकिन आप जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि वो अपना अम्ब्रेला को बड़ा कर रहे हैं। दलितों को भी उसमें शामिल कर लेंगे तो एक बड़ा अम्ब्रेला हो जाएगा, केवल मुसलमानों की बात नहीं होगी, दलितों की भी बात हो जाएगी। अच्छा हुआ कि अभी मैं उनको भाषण सुन रहा था तो आज उन्होंने CAA पर ये जिक्र नहीं किया कि ये जो है मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म करने का कानून लाए थे, केवल CAA को एक रेफरेंस के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। मुझे नहीं पता 3 तलाक पर किस तरह से मुस्लिम खवातीनों के खिलाफ कानून है, क्योंकि खवातीन तो जो हैं वो तो सामने नहीं आई हैं सड़क पर उसके खिलाफ, वो बात है। वक्फ को लेकर जितना कानून को लेकर विरोध हो रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको विरोध लगता है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ के आगे प्रोवोकेटिव ना हो, बल्कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे भाषण नहीं दिए जाए कि कोई प्रोवोकेशन हो जाए। और जैसे अभी अवधेश जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि कभी कुछ बड़ी बात हो जाती है इतनी बड़ी भीड़ को, और उसमें से कुछ लोग भी प्रोवोकेशन पर आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए था उनको, अपने प्रदर्शन का पोस्टपोन करके कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा चल रहा है तो कोई वो इशू नहीं है, लेकिन प्रोवोकेशन पर ध्यान रखा जाए। और अब ये तो पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो मोदी जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा अचरज वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि उनको फोकस जब तक मोदी जी पर नहीं होगा। आप इस पर रखा जाए वो तो मान लिया चाहिए, लेकिन वो जो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं
इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा जो भाषा बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, उसी के तो बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस तरह के प्रोवोकेशन वहाँ पर नहीं हो। और वो शिया धर्मगुरु को भी मैं सुन रहा था, आमतौर पर शिया धर्मगुरु इस तरह से बहुत प्रोवोकेशन के साथ बात नहीं करते हैं। और अभी मौका है वो, बल्कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग चल रही है तो वहां पर कभी बात आएगी तो ये बताए कि देखिए हमने कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। नहीं आता वक्फ पूरी तरीके से, आप इस पर थोड़े रोशनी डालिए, पूरी तरह से मजहबी मामला कैसे हो सकता है जब अपनी तरफ से दान करने वाला व्यक्ति हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो जब आप टीम बनाते हैं, आप कमिटी बनाते हैं, उसमें कोई और गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसे पूरा मजहबी मामला हो सकता है? मजहबी मामले की दो बातें हैं। वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। आपको उसमें रोका नहीं है कि कोई भी, वैसे भी कहीं पर कोई दान देने वाला उसमें कहीं धर्म का आड़े नहीं आता, किसी भी मजहब में कहीं पर कोई दे नहीं दे। लेकिन वक्फ का जो मसला है, दो चीजें अलग अलग और ऊपर वाले की संपत्ति पर आप होटल बनाते हैं, वक्फ जो है मामला मजहबी हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, वक्फ जो है वो शब्द और कॉन्सेप्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाया जा रहा है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है कि किस तरह से वक्फ में जो प्रॉपर्टी आई है, जो दी गई है, जो काम में ली जा रही है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। इसलिए दो चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। वक्फ तो मजहब का मामला है उनका, लेकिन वक्फ बोर्ड से जो मैनेजमेंट का मसला वक्फ के कानून से लेकर है, उसका मसला मैनेजमेंट का है, धर्म का नहीं है। और सरकार उसमें मजहब में दखल नहीं दे रही है इसको लेकर। वो जो तश्तरी सजा रहे हैं, उस तश्तरी में तो सिर्फ धर्म और धार्मिक बातें ही तो उसमें वो परोस रहे हैं। वो कहां ये कह रहे हैं कि मसला समीर जी की ये मसला प्रॉपर्टी का है, केवल मोदी विरोध करना है इसलिए आप ट्रिपल तलाक लेकर आ जाए, मोदी विरोध करना है इसलिए आप सीए लेकर आ जाएं, मोदी विरोध करना है इसलिए आप यूसीसी लेकर आ जाएं। और अभी जो बात विजय जी कह रहे थे और जो गृह मंत्री ने भी कही, सदन में एक व्यक्ति आप बता दें जिनका सीए की वजह से नागरिकता चली गई हो, एक व्यक्ति ओवैसी जी नहीं गिना पाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, चाहे सैफुल्लाह रहमानी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे तमाम मुस्लिम स्कॉलर जो इस समय बढ़ चढ़कर भाषण दे रहे हैं, उन सब का एक ही मकसद है, वक्त तो बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है। दरअसल ये सब जिस तरीके से भाषण हो रहे हैं, मुस्लिम समाज को एक भड़काने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 मई को इसकी हम अगली सुनवाई करेंगे, वो 3 बिंदुओं पे जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तुषार मेहता ने कहा है कि 5 तारीख को उसका हम जवाब सबमिट करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे उसको ये अपनी जीत बताकर जिस तरीके से पेश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि क्या किसी भी नेता ने अपने भाषण में कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे, 5 मई तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और हमें देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा है, वहां पर हमारी बात रखी जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, हमें स्वीकार होगा। एक भी मुस्लिम नेता ने यह बात कही है? जिस तरीके से ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 11 साल का जिक्र करके तमाम झूठे आरोप वो लगा रहे हैं कि भाई 3 तलाक लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, वो CAA का वो जिक्र करते हैं, अब वक्फ का वो जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा एक समुदाय इसलिए घबराया हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके हाथ से इनकी जो जमीनों का जो कब्जा था, जो पैसा इनके पास बंदरबाट होती थी, जो जमीनों का ये व्यापार करते रहे, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और देश का गरीब जो मुसलमान है वो क्या इनके साथ है? आज जो हैदराबाद के अंदर भीड़ इकट्ठी की ओवैसी साहब की पूरी पार्टी ने, बस सब ओवैसी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, आम गरीब मुसलमान कहां सड़क पर नजर आ रहा है? और ओवैसी साहब ने तो वहां भीड़ इकट्ठी कर ली। उत्तर प्रदेश में जहां वक्फ की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या कोई गरीब मुसलमान इसके खिलाफ सड़क पर उतरा है कि भाई हमारे धर्म के अंदर ये हस्तक्षेप है? आज दाऊदी बोहरा समाज प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, धन्यवाद प्रस्ताव करता है कि ये एक अच्छी पहल आपने की जिसका लंबे समय से चाह रहे थे। कह रहे उस बात का भी अफसोस है इन्हें, इस बात का भी उन्हें अफसोस है, वो क्यों मुसलमानों के भी बंटने का डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है। उसका एक बयान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर डायरेक्टर से जरा शफीक अहमद का बयान आप चलाएं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून के समर्थन में बोल रहे हैं और उन्हें बड़ा अफसोस है कि इस कानून के समर्थन में वो बोल रहे हैं। यहां सिर्फ हमारी जायदाद का नहीं बल्कि हमारे अपने वजूद का खतरा है। ये वक्त उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का, ये डर उनके अंदर भी बोल रहा है कि कैसे दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग मिल रहे हैं, कैसे पसमानदा मुसलमान इसके समर्थन में आ गए। यही जो वो जिस तरीके से मुसलमान समाज को संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के खिलाफ है, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपकी मस्जिदें कब्जे में ले जाएगी। दरअसल ये तो धर्म का मामला ही नहीं है, इसके अंदर जमीन का मामला है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया है, नोटिस दिए,
भू माफिया बनकर जमीनें कब्जे का काम किया है। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक लॉ लाकर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्या केंद्र सरकार के किसी भी लॉ में बता दो, ओवैसी साहब कल भाषण दे रहे थे, रहमानी साहब हिंदुस्तान घूमकर भाषण दे रहे हैं, वो एक भी अनुच्छेद बता दे, इसके अंदर एक भी लॉ बता दे जिसके अंदर केंद्र सरकार ने कहा हो कि जो आपकी वक्फ की हुई जमीन है वो हम वापिस लेने वाले हैं। एक भी जमीन के बारे में जिक्र नहीं है। सरकार ने इसे रेगुलाइज करने की कोशिश की है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, और जिसने जो जमीन करी वो बताया कि 5 साल में मुस्लिम प्रैक्टिशनर रहा है, उसने जमीन वक्फ को दान किए। तो मुझे लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज भी अब समझ रहा है, जो गरीब तबका है, कि केंद्र मोदी सरकार की जो वो ये चाहते हैं कि जो हमारा है हम तक सीमित रहे, उसकी मैनेजमेंट करना हो या उसको किसे देना हो, वो सब कुछ उन तक ही सीमित रहे, इसकी कोई लेखा जोखा किसी और व्यक्ति तक पहुंचने ना पाए, ये बाहर ना आने पाए। ये डर क्यों है और मुसलमानों के बट जाने का डर कैसा है? मैं जिस बयान का जिक्र करी थी वो आप सुने। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के खातिर या अपने मफाद को मलहूज रखते हुए इस वक्त बिल की ताईद में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, इन्हें दुनिया से मोहब्बत है, इन्हें मौत का खौफ है। यह वक्फ बिल आप जान लीजिए, यहां पर हमारी जायदादें ही नहीं, हमारे वजूद को भी खतरा लायक है, हमारी आने वाली नस्ल को भी खतरा लायक है। इससे इनको मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखिलत का जो ये जवाब निकाल रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना यह इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। अफसोस ये है कि आज हम लोगों में अभी भी वही बात चल रही है कि वक्फ है क्या, इससे फायदा क्या हुआ। मियाँ फायदा ये हुआ कि आज आप हैं और कल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये जो आपके मसाजिद हैं, मदारिस हैं और आपकी जो खानखाएं हैं और जो खबरस्तान है, ये सब हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था, जो आज आप अपने लोगों को दफनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके लिए कब्रिस्तान भी मिलना मुश्किल हो जाए। और ये हुकूमत जो हमारे मुखालिफ हुकूमत है, और ये हमको मिटाने के लिए और हमारे इन दस्तूर में लाकर ये तरमीमात कर कर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए जिस अंदाज से इसने ये अमल किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देना है कि किसे जवाब देना है? आप बार बार सरकार को जो टारगेट कर रहे हैं, एक पॉइंट तो बताएं कि ये पॉइंट गलत है। अवधेश जी, ये सरकार को केवल टारगेट नहीं न है, ये सरकार के विरुद्ध भारत सहित पूरी दुनिया के मुसलमानों को जिहाद के लिए आह्वान है। ये सरकार मुसलमानों को मिटाना चाहती है, मुसलमानों को मिटाना चाहती है सरकार। हमारी खानखाहें हैं, हमारे कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, फलाने सब छीन जाएंगी ये। तो इस्लाम को मिटाने का किसी सरकार को, इस्लाम विरोधी, कल आपने देखा होगा पाकिस्तान में तहरीके लब्बाक का एक बड़ा जुलूस निकला हुआ था, जहां की एक बोहरा समुदाय कादियानी व्यक्ति को मार दिया गया सरेआम। वो कल टीवी पर आ रहा था, वहां क्या निकाल रहे थे, कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है, कादियानी काफिर है, और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा। बाद में दिखाया गया कि वो आदमी हज करके आया था, हज की उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी, वो इस्लाम की तरह ही रहता था, स्वयं को मुसलमान ही मानता था, लेकिन चूंकि उसको काफिर कादियानी घोषित है आपको सुन्नी और शिया के द्वारा, बाकी मजहब के द्वारा, तो उसको वहां मार दिया गया। वो नारा हमारे देश में आ गया, तहरीके लब्बैक का नारा हमारे देश में पहले से आ चुका है। ये जो रैली है, इसकी तो पहचान इतनी तो होनी चाहिए थी कि कम से कम पश्चिम बंगाल में जो लोग मारे गए हैं उनकी जरा निंदा करना कि ये मारने वाले गलत हैं, उनके प्रति एक दुआ कर देना, वहां से आगे हिंसा न करे इसका आह्वान करना। एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, तो इसको सभा नहीं कहते हैं।
ये तो मध्यकाल में और आज में केवल इतना अंतर है कि मध्यकाल में इस ढंग से सभाएं करने का शायद नहीं रहा होगा, लाउड स्पीकर नहीं रहा होगा, दूसरे तरीके से सब तलवार लेके कूदते थे और आते थे हाथ में कुरान शरीफ लेकर के, और उसका दुरुपयोग करते हुए इस्लाम के प्रसार के नाम पर जिस ढंग से साम्राज्य फैलाया और दुनिया की सभ्यताओं को नष्ट किया है, ये तो उस प्रकार की आधुनिक संदर्भों में, आधुनिक युग में, ये मध्यकालीन जिसको कहते हैं युग के एक जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे उसका एक दूसरा स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है। और इसमें ज्यादातर जो मंच पर होंगे निहित स्वार्थी तत्व होंगे, जिन्होंने यहां के गरीब मुसलमानों का हक मारा है। और यह सच नहीं है कि देश की सारी मस्जिदें वक्फ की प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल झूठ था। ये 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन लोगों ने एक झूठ फैलाया और फिर धीरे धीरे देश की जितने मस्जिदें थी, जितने कब्रिस्तान थे, जितने दरगाह थे, सबको कहा कि वक्फ को कर दो, वक्फ को दे दो। अगर वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगा तो यह सरकार तुमको छीन लेगी। और आज संजोग से देश का जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ पर बैठे हुए लोग हैं, उनको अगर देखेंगे तो देश की मुसलमानों के सार्वजनिक उपयोग की लगभग सारी संपत्ति की मिल्कियत इनके पास हो चुकी है। ये एक अलग जो आज जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है। विजय जी के केवल एक बात को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, कि कोई हिंदू या सिख मुसलमानों के लिए जमीन दान दे सकता है। मैं मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दे सकता हूं, उनके कब्रिस्तान के लिए जमीन दान दे सकता हूं, लेकिन मैं वक्फ नहीं कर सकता। मैं वक्फ क्यों करूंगा? मैंने दान दे दिया, मस्जिद बना लो, मस्जिद के लिए लिख दूंगा उसमें। वही तो मैंने तो कहा। ये जो अभी जो चल रहा है, क्या हुआ है कि गांव से कुछ लोग, इतने केसेस आए हैं, कल मोदी जी के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, अमित शाह जी ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों में कहा है। नहीं सर, मुझे लगता है इस पर विजय जी जवाब देना चाहेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना होगा। और जो चर्चा यहाँ पर चली कि इतना बड़ा मंच सजा था, मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, थोड़ा सा तसल्ली रखें, तसल्ली बख्श होकर जरा इंतजार तो करें कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देती है। लेकिन उतना भी इंतजार नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, प्रदर्शन तब भी करेंगे और प्रदर्शन तब तक करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और इस सरकार को मानना पड़ जाए कि ये कानून वापस उन्हें लेना होगा। हैदराबाद में रैली हुई और दारुल इस्लाम जहां पर है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का इलाका है, जहां पर मौलाना मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये बातें केवल कल भर की, आज भर की नहीं है, एक बड़े आंदोलन में इसे तब्दील करने की तैयारी। और ये आंदोलन कैसा होगा, ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा, यह आंदोलन वैसा नहीं होगा जो अभी आपने देखा सीए के मौके पर हुआ था। यह आंदोलन किसान भाइयों जैसा होगा। उन्होंने कहा कि हमें किसान भाइयों ने एक राह दिखलाई है, हमें उस राह पर आगे बढ़ना है। अब किसान आंदोलन आपको याद होगा कि कैसे सड़कें जाम हुआ करती थी, कैसे सरकार को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या हश्र इस आंदोलन का वैसा ही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और बात बत्ती गुल करने की हो रही है। बात क्या कही जा रही है, इसका बिहार में कैसा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि झंडा इस्लाम का होगा, बात वक्फ बोर्ड की होगी, खड़े होने वाला मुसलमान होगा। लेकिन फायदा किसे हो रहा होगा? क्या आरजेडी को नहीं हो रहा होगा? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नहीं हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन पहले आप सुने क्या कहा गया मंच से। एक बाबरी मस्जिद के मसले पर हमने सालाहा साल उसके खिलाफ एहतजाज किया, उसके खिलाफ लड़ते रहे। जब एक मस्जिद के लिए मुसलमान सालाहा साल लड़ता रहा तो यह कैसे मुमकिन है कि आज जब हिंदुस्तान की सारी मसाजिद के ऊपर मसला आ जाए तो यह मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है? इन लोगों को अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जज्बात का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के सब्र का अंदाजा नहीं है। और अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए। तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें एक जाबिर की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें माइनॉरिटीज के खिलाफ चलने वाले एक हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी।
ये मरकजी हुकूमत ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है, मुसलमानों को ये किसी लिहाज से, किसी तरमीम से, 48 तरामीम से किसी से इत्तेफाक नहीं है। हम इस सारी बिल को, इस एक्ट को नामंजूर करते हैं। अब ये इत्तेहाद आपको इस बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद करेगा। यहां पर अब कोई तबलीगी नहीं, कोई बुजुर्गान दीन का मानने वाला नहीं, कोई जमात इस्लामी का नहीं, कोई तबलीगी जमात का नहीं, कोई अहले हदीस का नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर एक होके हम जमा है। और ये आवाज दारुस्सलाम के मैदान से दिल्ली तक जाना चाहिए कि आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो आपने संभल का वाकया देखा, 400 साल पुरानी मस्जिद थी, वहां पर सर्वे के नाम पर आए मुसलमानों ने जज्बात से मगलूब होकर अपनी मस्जिद के लिए निकल गए। उनके सीनों पर गोलियां पड़ी और वो मुसलमान शहीद हो गए। जो बचे हुए थे सैकड़ों की तादाद में जेल में गए। उनके खानदान कोर्ट कचहरी की दौड़ में लगा हुआ है। आप अंदाजा करें कि पूरे हिंदुस्तान के कई मसाजिद के साथ ये हालात पेश आएंगे तो हमारी आइंदा नस्लें कोर्ट कचहरियों को जाते आते अपना पैसा लगाते हुए ना तालीम पढ़ सकेगी, ना उनकी तिजारत हो सकेगी। ये नुकसान होता रहेगा। आइंदा 50 साल और आइंदा एक नहीं 2-2 नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में हम गुफ्तगू करने यहां ठहरे हैं। ये जो बातें हैं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वक्फ से प्रॉब्लम नहीं विजय जी, लगता है मोदी से प्रॉब्लम है और वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। देखिए, आंदोलन में प्रदर्शनकारियों की जो एक तो जुबान होती है वो अक्सर तल्ख होती है, क्योंकि वो तल्खी नहीं रखेंगे तो जो भीड़ है ना वो उसको समझेगी कि कोई बात दमदार नहीं कर रहे। तो उनकी तल्खी को वर्बेटम नहीं लेना चाहिए और वर्बेटम केवल इतना लेना चाहिए कि सतर्क रहे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, प्रोवोकेशन ना हो जाए। वो सारी बात है। दूसरी बात है कि उनका अनाउंसमेंट कैसे होगा, टारगेट कैसे होता है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई के लिए आपको फोकस रखना पड़ता है कि एक आदमी कहाँ पर है। टारगेट पॉइंट यदि आपका, अर्जुन को सुना ना आपने, अर्जुन ने कहा मछली की आंख को देखिए। अब वो वक्त की सारी जमीनों पर बात करेंगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगी ना। मोदी की बात करेंगे तो समझ में आएगी। और मोदी के खिलाफ, मोदी को अगर आप विलन बनाएंगे तो आप ज्यादा मजबूत तरीके से खड़े हो पाएंगे और उसमें तर्क देने की जरूरत नहीं है ना। वक्त में तो फिर बस मोदी का नाम ले दो, मुसलमान बात करेंगे तो फिर मीनाक्षी जी कहेंगी, विजय त्रिवेदी कहेंगे भाई इसमें तो मसला ये नहीं है, मस्जिद वापस कहाँ ले रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं ले रहे, ये मैनेजमेंट का मसला है, तमाम बातें। लेकिन मोदी के खिलाफ होने में तो कुछ परेशानी नहीं है। बोलेंगे, हाँ, इत्तेहाद बोलेंगे। तो असली बात यह है कि विलन आप यदि एक टारगेट को फिक्स करके करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर लड़ाई खड़ी कर सकते हैं। अब इसमें मोदी का कितना लेना देना है, कितना नहीं है। अभी उस दिन हम देख रहे थे प्रधानमंत्री दाऊदी बोरा मुसलमानों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैंने 5 साल इस पर काम किया है और उसमें दाऊदी बोरा ने भी बहुत सारा काम किया है कि किस तरह से काम किया जाए। और उन्होंने केवल दाऊदी बोरा नहीं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को, प्रधानमंत्री ने नहीं, सरकार ने भी उनको काम में लिया कि भाई इसमें वक्फ की क्या क्या चीज़ें हैं, परेशानियां क्या हैं, किन चीज़ों पर परेशानी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, किन चीज़ों का नुकसान हो रहा है, वो सारे काम उस पर किए गए। एक लंबा एक्सरसाइज उस पर हुई है। और होता है कि सोसाइटी में जो कम्युनिटी है उसको नहीं समझ में आती है बात। जैसे किसान आंदोलन की बात आपने जिक्र किया तो माना गया कि भाई किसानों का जो बिल थे वो किसानों के फायदे के थे, लेकिन ये किसानों की बात समझ में नहीं आई। अब बहुत सारे जो उनके नेता थे उन्होंने आपको कन्विंस कर दिया उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है, और उससे सरकार दबाव में आ गई। तो आज ओवैसी साहब को भी लग रहा है कि उसी तरह से आप सरकार को दबाव में ले आए तो ये विड्रॉ कर ले। तो मैं उनके सारी तकरीरों को बहुत
उस तरीके से नहीं देखता कि वर्बेटम तरीके से आप ले लें कि अब जिहाद हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक नहीं है इसके पीछे जो पूरा है बेसिकली नहीं, अब वो जब किसान आंदोलन की बात करते हैं तो उसकी मंशा ये है कि भाई ये विड्रॉ कैसे किया जा सकता है। मतलब ये विड्रॉ भी किया जा सकता है अगर विड्रॉल करवाने का तरीका अगर ये अपनाया जाए तो ये है। लेकिन विड्रॉ तो किसी हालत में नहीं होने वाला, वो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, किसी भी स्थिति में किसान आंदोलन किया और किसान वो तो बोले ना ओवैसी साहब कि किसान आंदोलन के खिलाफ जिस तरीके से हम संगठित होकर लोगों ने काम किया और सरकार पर दबाव बनाया था, लेकिन आगे की उसी तरीके से करना है। आगे की रणनीति वो बता रहे हैं ना, गियास अहमद रशीदी हैं, AIM-PLB के ही है, वो ये कह रहे 30 अप्रैल को रात ठीक 9 बजे बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा, 10 मिनट तक प्रोटेस्ट चलेगा। राउंड टेबल मीटिंग 18 मई को होगी, तेलंगाना में और आंध्रा में होगी, इसमें लोगों से बात करेंगे। फिर 22 मई का भी उन्होंने बता दिया, महिलाओं के लिए भी प्रदर्शन होगा और महिलाएं जो हैं वो हैदराबाद में इकट्ठा होंगी और दूसरे इलाकों में जाकर वक्फ बिल का विरोध करेंगी। फिर मानव चेन कब बनाई जाएगी? 25 मई को। 1 जून को दोपहर 3 से 5 बजे तक इंदिरा पार्क में धरना देंगे और हैदराबाद में ये सब कुछ होगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। बताइए पूरे तो टाइमलाइन वो भी बता रहे कि हम क्या करेंगे। उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है, कुछ भी नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है? नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो 30 तारीख को जो बात कर रहे हैं कि बत्ती गुल करेंगे, तो देखना इन्हीं का समाज इनकी बत्ती गुल करने वाला है। ये जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समाज को तो एकत्रित करें, मानव चेन बनाएंगे, 30 तारीख को बत्ती गुल करेंगे, दिल्ली के अंदर हम घेराव करने के लिए जाएंगे, दरअसल इनकी मंशा ठीक नहीं है। इसके आड़ में देश के अंदर जो सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बात को जानते हैं कि ये कोर्ट से विड्रॉ, सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में जजमेंट आने की संभावना कम है, मोदी इनके दबाव में आएंगे नहीं, क्योंकि यह बहुसंख्यक गरीब मुसलमानों के पक्ष में लिया गया फैसला है और जो मुट्ठी भर मुसलमान इससे खिलाफ एकत्र है, वह बहुसंख्यक मुसलमानों को इससे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मुसलमान इस बात को समझ रहा है, लेकिन ये जो डर है कि जो मुट्ठी भर मुसलमान इनके भड़काव में आकर कोई ऐसा उपद्रव समाज के अंदर न करे जिससे एक समाज के अंदर जो हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी तरह का मामला अगर कोर्ट में ये मसला, विजय जी जो मैं समझ पाया, अगर कोर्ट में ये मसला गया ही नहीं होता, अगर इसे हियरिंग के लिए लिया ही नहीं होता, तो ये तमाम कोशिशें अपनी जगह थी। इसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना, वो जानते हैं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, बिहार में इसी साल चुनाव है, एक माहौल ऐसा तैयार कर लिया जाए, वक्फ कानून को लेकर लड़ाई तो है ही, लेकिन राजनीतिक पलटवार कैसे किया जा सकता है? मोदी के विरोधियों को जितना मजबूत करेंगे उतनी आरजेडी मजबूत होती जाएगी। और वो कौन है? वो मुसलमान है, वो कौन है? यादव। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी किस टूल को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, इसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये तो मोदी सरकार के पास भी मौका था कि भाई ये नुकसान होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा। और फिर मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि यदि ये भीड़ आपको मुट्ठी भर मुसलमान लग रहे हैं तो दोबारा से इस भीड़ को देखिए, समझे? ये मत समझिए कि ये मुट्ठी भर मुसलमान दिख रहे हैं आपको, हैदराबाद की जो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है, और ये पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान। ये इतने मुसलमान अगर अमीर हों, अशरफ हों, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की तकदीर ही बदल जाएगी, सूरत ही बदल जाएगी। तो इसलिए इस बात और नेता ही इकट्ठा करते हैं। ये कहना कि नहीं नेता इकट्ठा करके लाए, तो भीड़ तो हमेशा कोई भी आंदोलन होगा तो नेता ही लेकर आते हैं। विजय जी, अगर भारत के मुसलमान हो, गरीब हो, संपन्न हो, ऐसे सांप्रदायिक बेईमान झूठे नेताओं के बहकावे में आएंगे तो उनकी संपन्नता आएगी। आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि बत्ती गुल करना अपराध है, भले कोई कर रहा हो, सड़क घेरना भी हम लोग घेरते थे तो हम पर क्रिमिनल केस होता था ना आंदोलन में, ऐसा तो है नहीं। अब बत्ती सुनो, सरकार थोड़ी न करा रही, बत्ती गुल अपने मन से अपने घर में अपने मन से करे। सुनो ना, नहीं हम अपना बंद कर सकते हैं। हाँ, तो अपना बंद करने की अगर जबरन करवाएं, अगर बत्ती गुल अगर ये करते हैं कि भैया हम ट्रांसफार्मर से काटेंगे सबका बत्ती गुल हो जाए, अगर पूरे मोहल्ले का बत्ती हम गुल करने जाते हैं, अपराध हो सकता है। अगर मंदिरों की बत्ती गुल करने जाते हैं, अपार्टमेंट में आप रहते हैं, आप अपना छोड़ के पूरे अपार्टमेंट के बंद करने जाते हैं, तो ये तो पुलिस को बाकी को सतर्क होना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक आह्वान है कि बत्ती 10 मिनट गुल होने के बाद क्या क्या करेंगे। बत्ती गुल होने के बाद कुछ भी हो सकता है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो बत्ती खुली हुई थी ना। कहाँ?
पश्चिम बंगाल में वही कौन कह सी रहा हूं, बत्ती गुल सुनो, थी? सुनो, मुर्शिद- पश्चिम बंगाल में खुले आसमान के खुलेआम नीचे, हुआ खुले है। सूरज के नीचे खुलेआम होता है, इसीलिए बत्ती बात गुल है, करने सुनिए, करने की क्या आवश्यकता है? जब खुलेआम हो सकता है तो अगर कुछ बदमाश लोग तय कर दें कि बत्ती गुल ही सबसे बड़ा अवसर है, 10 मिनट के बदले 20-25 आधे घंटे रखो और जो करना है कर लो। देखिए, आह्वान करना आसान होता ये तो है, hypothetical लेकिन है ना, उसके लेकिन ये extreme है, हाइपोथेटिक ही extreme होगी ना भाई। बत्ती आप गुल कर रहे हैं तो जो कुछ हुआ है इस देश में, घटित हुआ है बत्ती गुल करने से, बत्ती से, उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी ना। सेकंड बात आते हैं, देखिए इत्तिहाद को ये जो बता रहे हैं, इत्तिहाद नॉर्मली दुनिया में जितने इत्तिहाद पार्टी हैं इस्लाम के नाम पर वो कर क्या रहे हैं जरा बताइए। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ एक इस्लामी राज्य और इस्लामी विद्रोह की बात करते हैं, इसलिए संगठित हो। अगर कोई इत्तिहाद कर रहा है तो उसको हम सीधे नहीं लेते हैं। हम सीधे एजिटेशन किसी को करने का अधिकार है, सरकार को उखाड़ फेंको ये गलत सरकार है वो भी बोलने का है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप बार बार इस्लामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इत्तिहाद है, जालिम कहना, आप सोचो इस्लाम में जालिम और शैतान का क्या अर्थ होता है? क्या विजय जी नहीं जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए वो नाम मोदी है? तो इसी नहीं सबके लिए वो जो बोल रहा है कि ये इस्लाम विरोधी, ये जालिम सरकार है, ये फलाने की सरकार है, ये सब जो भाषा होती है ना उसका कौन क्या अर्थ लगाएगा, वो समस्या यहां जो हम इंगित कर रहे हैं कि इस देश में पहले भी टेररिज्म हो चुका है। बंगाल में हम देख रहे हैं जगह जगह मतलब शोभा यात्राओं पर कहीं ना कहीं हमले हो ही जाते हैं, जो स्थिति बनी हुई है देख रहे हैं, राइट्स हम देख रहे हैं। तो ये जो अभी की सभा है ना, इसको नॉर्मल सभा हम नहीं कहते हैं। सेकंड बात सर, कि आप कह रहे थे कि मुसलमान इकट्ठा नहीं हुए, सड़क पर नहीं आए वक्त के खिलाफ, और आप जब खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं नहीं, उसका उत्तर है हैदराबाद में। मैंने कहा कि हैदराबाद में वो कर सकते हैं, कल भी मैंने कहा है कि हैदराबाद में वो किशनगंज में भी करेंगे, 69% है। किशनगंज में कर सकते हैं, नहीं कुछ जगह कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहा कि मुसलमान इतनी संख्या में, इतनी तादाद में स्वतः स्फूर्त तरीके से मुसलमान वक्फ के विरोध में अगर नहीं उतर रहा है तो उसको मालूम है कि जमीन पर क्या हो रहा है वक्फ को लेके, ये सच है। लेकिन जब इस्लाम के नाम बड़ा भड़का देंगे ना, फिर तो आप संख्या बढ़ा लेते हैं, फिर वो वक्फ नहीं रहता है, वो फिर इस्लाम का युद्ध हो जाता है, वहां ले जाया जा रहा है इसको। जो पॉलिटिक्स का विषय है, सुनो, पॉलिटिक्स का जो विषय है, अगर बिहार में आएगा तो बिहार में वैसे भी जो मुसलमानों का वोट है वन साइडेड जा रहा है। अब CSDS का पिछले अगर 2020 का सर्वे मैं तो बात केवल मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूं सर, मैं उस अम्ब्रेला की बात कर रही हूं जिसमें दलितों को शामिल किया जा रहा है। वही ना बता, सुनिए, दलित को शामिल करने का आजादी के पहले भी यही कोशिश थी। बंगाल जो हमारा बटा है उसमें केवल मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, दलितों और अनुसूचित जातियों ने वोट दिया था। वो लोग पाकिस्तान गए थे, योगेंद्र नाथ डॉक्टर अंबेडकर ने इसके खिलाफ लगातार बोला कि तुम्हारी जो समस्या है हिंदुओं के बीच रहकर लड़ो, इस्लाम किसी के लिए नहीं है, तुम या तो उसमें मुसलमान हो या काफिर हो, उन्होंने लिखा है, बार बार चेतावनी दी है। और आज जो CAA बिल आया, ये अंबेडकर के विचारों का बिल था। अंबेडकर जी ने 15 अगस्त 1947 के बाद जब दलितों पर वहां अत्याचार होने लगे, उनका इस्लामीकरण होने, तो उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा और गांधी जी को कि इन सबको बुलाया जाए भारत में और इनको हम नागरिकता दें और फिर से इनको अपनी जाति में वापस लाएं। एक रिएक्शन, हाँ देखिए, जो इनकी कोशिश है कि मुसलमान, यादव और दलित इकट्ठे हो जाए, वो तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आया था, उसमें ये जो पीडीए था अखिलेश का, वो हुआ है ना, वो उसी को मतलब पुनरावृत्ति करने की पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिस तरह से मुसलमान यादवों ने और पीडीए ने वोट किया और अखिलेश यादव उसके दम पर 37 सीटें जीतकर लोकसभा में चले गए, तो यह कोशिश है। और जिस तरीके से भी आगरा के जो राज्यसभा सांसद रहे रामजीलाल सुमन को लेकर और जो करणी सेना के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद को जिस तरीके से दलित बनाम राजपूत में बदलने की कोशिश अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी है, तो यह संदेश देने की यही कोशिश है कि भाई एक राजपूत वर्ग दलित के साथ अन्याय कर सकता है, मारपीट कर सकता है। तो अखिलेश यादव से राजनीतिक रंग देके किसी भी तरीके से दलित वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ आ गया था, 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने साथ रखना चाहते हैं और पूरे देश के अंदर एक पूरी कोशिश शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि दलितों को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सोच समझकर किसी का साथ देना है, देखना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई बत्ती हम गुल करेंगे, ओवैसी साहब ये तो एक बार कह देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, वो खुद एक वकील है, वो खुद कानून के जानकार अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे।
करेंगे, उसके बाद हम इसकी रूपरेखा तय करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, एक तरफ आप जमीनों पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, इस सुप्रीम कोर्ट को आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, ये आप केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, और आप एक समाज को डर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हमारे हिसाब से कानून निरस्त नहीं होगा तो आने वाले समय में हम डायरेक्ट एक्शन डे पे भी जा सकते हैं। ये देखिए, जिसे जेंसी लैंग्वेज में कहा जाता है ना, इधर माई वे और हाईवे, ये इस वक्त ये पूरी सभा यही बताने के लिए है, या तो आप हमारे रास्ते चल लें, नहीं तो हम अपने रास्ते चलने के लिए तैयार हैं। विजय जी, एक शॉर्ट कमेंट, ये पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने जा रहा है बीजेपी को, या बीजेपी तो जानती थी इसी तरीके से होना है? नहीं, अभी तक बीजेपी के साथ दलित भी रहा है। एक तो आप सोचिए, पहले की जो पॉलिटिक्स है 60 साल की, उसमें दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स ही मोटे तौर पर चली है। सवर्ण कांग्रेस के साथ रहे, बाकी जो नॉन बीजेपी पार्टी जितनी है वो मोटे तौर पर दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को करती रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद पिछले 10 साल में दलितों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। अब क्या ये मूवमेंट उसको नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता, ये एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता कि वो जो दलित है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो मोटे तौर पर शिफ्ट होगा। जो योजनाओं की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ वो मोटे तौर पर उनसे शिफ्ट होगा, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। लेकिन किस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन ये एक्सरसाइज हो रही है, और ये नई एक्सरसाइज नहीं है। नॉन बीजेपी में हमेशा दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है ना वो चलता रहा। और अब चर्चा होगी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर देश को अराजकता की तरफ ले जाने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस और धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे का बयान सामने आते ही बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने जब सवाल उठाया तो बीजेपी ने तुरंत उनके बयान से किनारा भी कर लिया और इसे उनका निजी बयान करार दे दिया। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने भी नए विवाद को जन्म दे दिया। मनन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को गंभीरता से लिया, लेकिन बंगाल हिंसा पर वो चुप क्यों हैं? पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। Actually, it is clearly a case of contempt of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. अब देखिए, जो निशिकांत दुबे ने कहा वो वाकई में बहुत बड़ी बात है, और वो ये लिख भी रहे हैं कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है? फिर सवाल मेरा ये भी है
कि किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है? व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, या वो भी संसद ने कहा है कि उसे ले लिया जाएगा? नहीं, मूल बात भाषा की होती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय है, राष्ट्रपति है, हमारा संसद है, ये तीनों के प्रति भाषा में सम्मान है। असहमति प्रकट करने में कोई समस्या नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तीनों के बाद एक पतली महीन रेखा शक्ति विभाजन का माना है कि सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे की देहली न लांघे, और देहली अगर किसी ने लांघ दिया तो उसके भी निराकरण के उपाय हमारे संविधान में निहित है। अंततः सुप्रीम कोर्ट भी किसी की समीक्षा करता है, किसी कानून की, कोई उस पर आदेश देता है तो फिर संसद चाहे और लगता है तो संसद बहुमत से उसको बदल सकती है, उसमें है। लेकिन इस प्रकार की भाषा, एक तो देश में गृह युद्ध नहीं हो रहा है, देश में क्या धार्मिक युद्ध हो रहा है, ये दो शब्द अत्यंत खतरनाक है भारत के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी देश में शासन करने वाली पार्टी है, अगर उसके सांसद एक बड़ी कितनी गंभीर बात है कि अपनी सीमा से सुप्रीम कोर्ट को सीमा बता रहे हैं निशिकांत दुबे जी। इसी को दूसरी भाषा में देखिए, असंतोष होना राष्ट्रपति के बारे में जो भी या जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, मेरी निजी तौर पर असहमति है उससे, क्योंकि राष्ट्रपति एकमात्र पद है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बाकी संविधान के तहत शपथ लेते हैं, सब संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। तो उससे मैं असहमत हूं, लेकिन असहमत होने का अर्थ कि मैं उसके लिए एक सीमा से जाके अपमानजनक भाषा का प्रयोग करूं, उसका भी निराकरण उच्चतम न्यायालय में जाकर ही हो सकता है। उसकी अपील की जा सकती है कि इस बात को हटाया जाए। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक देश में घटना हुई थी, एक बीजेपी के लड़की के बारे में टिप्पणी की थी, तो गए थे ना लोग कि भाई ये इस टिप्पणी को हटा दीजिए, इससे देश में समस्या पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, तो वो एक तरीका होता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा अगर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब अपने दायित्व का एहसास नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसके क्या परिणाम आएंगे। विपक्ष को ये मौका और देते हैं, आपको भी नहीं, आपको भी अगर आवश्यकता होगी तो जब कैसे जाएंगे फिर उसी चीफ जस्टिस के कोर्ट में कभी आवश्यकता होगी तो। इसीलिए जेपी नड्डा साहब ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। असहमति प्रकट करने का भी एक संवैधानिक तरीका हमारे यहाँ है, सरकार उसी तरीके से कर सकती है। ये विजय जी ऐसा नहीं हो सकता ना कि मीठा मीठा तो आप गप कर जाएं, फिर कहे कड़वा कड़वा थू। ये सोचना पड़ेगा। फिर आप विरोधियों को मौका भी दे रहे हैं कि आप धमकी देने वालों को रोके। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, खैर महुआ मोइत्रा की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, किस तरीके की उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वो तो अभद्रता की सारी सीमाओं को वैसे भी हमेशा लांघ जाती हैं, लेकिन बीजेपी का इस बयान से किनारा करना ये जरूरी भी था। बीजेपी के अध्यक्ष हैं माननीय नड्डा जी, और उन्होंने किनारा कर लिया। इससे ही समझ में आना चाहिए कि कितना गंभीर मसला था कि तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सांसद से के बयान से किनारा करना पड़ा है। इसका मतलब है कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। हालांकि मैं तो इससे आगे समझता हूँ कि उनको कोई एक्शन भी लेना चाहिए था निशिकांत जी के लिए। औपचारिकता नहीं भाई, ये खाली हाँ? एक औपचारिकता थी। बिल्कुल, ये केवल एक फॉर्मली दिखाने के लिए आपने ये किया। खैर वो है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर टिप्पणी करने में भी कोई आपत्ति नहीं, किस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आप बोल रहे हैं। अभी चर्चा हुई कि धार्मिक युद्ध की और गृह युद्ध की, देश में गृह युद्ध हो रहा है या धर्म युद्ध हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया क्या है। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, एक तो राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं है उसमें, वो राष्ट्रपति कुछ होता ही नहीं है। एक तो ये समझने की जरूरत है संविधान में, राष्ट्रपति जो है एक सेरेमोनियल पोस्ट है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करती है। तो जो भी आदेश राष्ट्रपति को दिए जाते हैं या राष्ट्रपति के साइन से होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आदेश होता है। इसको समझने की जरूरत है। ये जबरदस्ती का कुछ कह देना कि अपॉइंटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, पूरा चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष सब उसमें शामिल होते हैं, वोटिंग होती है। एक और बात लोकतांत्रिक समझाता हूँ, निशिकांत जी को शायद याद नहीं होगा, मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये दो मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कहते हैं होम मिनिस्ट्री के, एक 1995 का और दूसरा है 4 फरवरी 2016 का। 4 फरवरी 2016 मतलब मोदी सरकार का होम मिनिस्ट्री का। उसमें क्या लिखा हुआ है ये सुना देना आप, किसी को और को भी जरूरत हो तो। अडॉप्टिंग टाइमलाइंस, ये लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए सिग्निफिकेंट जजमेंट मैंडेटेड द प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन स्टेट बिल्स रेफर्ड बाय गवर्नर्स विद इन 3 months, adopted timelines from 2 office memorandums issued by the Ministry of Home Affairs on February 4, 2016. These मतलब office memorandums emphasize prompt processing of state legislative proposals, prescribing
a 3-month timeline for bills and a 3-week period for urgent ordinances. ये होम मिनिस्ट्री का वो है 3 महीने का पीरियड वो खुद कह रहे हैं। ये मोदी सरकार के 4 फरवरी 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम है। ये थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए उन लोगों को भी। और ऑफिस मेमोरेंडम कैसे आया होगा? ऑफिस मेमोरेंडम संविधान के खिलाफ तो नहीं आएगा। संविधान के खिलाफ आएगा क्या होम मिनिस्ट्री का? ये मोदी सरकार का मसला नहीं है। कोई गृह मंत्रालय कोई ऑफिस मेमोरेंडम्स यदि दे रहा है कि राष्ट्रपति के यहाँ से 3 महीने में बिल को क्लियर करना है और ऑर्डिनेंस है अर्जेंट मैटर, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो अर्जेंट मैटर के होते हैं, तो उन्हें 3 वीक्स में क्लियर करना है। तो इसका मतलब वो संविधान में है ना। और आर्टिकल 142 को पढ़ लीजिए ठीक से कि आर्टिकल 142 क्या कहता है, और जिसमें अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें भी बड़ी डिबेट हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल्व है सुप्रीम कोर्ट, कि जब बहुत सारे मसलों पर कोई विवाद हो रहा हो संसद के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में, तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाए, क्योंकि वो सेफ्टी वॉल्व है जिसके लिए कानून की परिधियों को, सीमाओं को खत्म कर दिया। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब ने जो कहा है उसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो बहुत सारी बातें लोग पढ़ते नहीं है कुछ भी। और कुछ 145(3) में सुप्रीम कोर्ट को क्या 2 जज को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? इसमें संविधान की व्याख्या हुई नहीं व्याख्या नहीं। देखिए जो आप मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं, ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम संविधान से क्या लेना देना? ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति के लिए नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए है। सुनिए, राष्ट्रपति के यहाँ से क्लियर कराने की बात है। वही तो राष्ट्रपति देखिए दोनों बहुत डिफरेंसेस है। कैसे कि जो ऑफिसर्स हैं वो ये कोशिश करें कि ऑफिसर थोड़ी कुछ करते हैं, किसी नहीं जाएगा, वही तो कांटेक्ट करते हैं वहां। अरे दिन रात जो स्टैंप किसकी होती है? नहीं सिग्नेचर के लिए सुनो, स्टैंप किसकी है? सिग्नेचर तो राष्ट्रपति हाँ, का करता ही है, लेकिन तो हर चीज पे वो जाते रहते हैं। लेकिन ये सर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के साइन पर माफी 3 महीना माफी हो जाती है फांसी की। सुनो आप सुनिए ना, आपने पढ़ दिया, मैंने बोले 3 महीना एक नॉर्मल होना ही चाहिए। उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं कि 3 महीना भी नहीं होना चाहिए, कोई फैसला तुरंत हो जाए, कोई जाती है तो, लेकिन एक 3 महीना होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2 जज इस पर रीट मैंडेमस एक प्रकार से पारित कर दे। 145(3) में कम से कम 5 जजों के बेंच को यह अधिकार मिला हुआ है कि 5 जज के बेंच संविधान की व्याख्या करेंगे। इसमें संविधान की व्याख्या का सवाल ही नहीं। सवाल है, बात ठीक है, लेकिन सवाल है, व्याख्या का सवाल ही नहीं है इसमें। राष्ट्रपति नॉमिनल पद है, लेकिन सारे काम देश के राष्ट्रपति के नाम पर मुद्दा ही संविधान की व्याख्या का गरिमा होती है। नहीं सर, उसकी मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। मैं तो केवल उनकी जो भाषा आएगा कोर्ट में, उनकी जो भाषा है, हाँ कोर्ट में जाना ही चाहिए बिल्कुल। इसके रिव्यू संविधान की व्याख्या का मसला होता जाएगा, कोर्ट में जाएगा। 15 अगस्त तो सुनिए, 26 जनवरी 1950 के बाद ये पहला अवसर है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार से कोई टिप्पणी की है। इसके पहले इतिहास में हुआ नहीं था। मैं 2 बातें जो समझ पा रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये यूनानिमस होना चाहिए और कम से कम 5 जजेस की पीठ के द्वारा आया होना चाहिए। पीठ की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और की आप बात ये कर कह रहे हैं कि यहाँ पे संविधान की कोई व्याख्या नहीं का मसला ही नहीं है। ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन फिर मुर्शिदाबाद की खबर पर। जी देखिए, मैं निशिकांत दुबे और मदन मिश्रा दोनों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। दोनों सांसद है, एक लोकसभा में है और एक राज्यसभा में, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जिस तरीके से निशिकांत दुबे का जो बयान है, कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक औपचारिकता निभा ली है जब उन्हें लगा कि भाई ये बहुत सीधे व्यक्तिगत हमला था। आप जस्टिस GI के ऊपर आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश में गृहयुद्ध शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ कि ये बहुत गलत बयान है, तो एक औपचारिकता जरूर निभाई। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को एक कहना चाहिए था कि भाई निशिकांत दुबे को हमने शोकॉज नोटिस दिया है और उनसे कहा है कि 48 घंटे में अपना पक्ष रखे। इस तरह के बयान देने का सरकारें बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही बंगाल मसले पर संज्ञान लेना हो तो फिर आप क्यों सरकारें काम करना बंद कर दे? सुप्रीम कोर्ट ही पश्चिम बंगाल भी देख ले, सुप्रीम कोर्ट ही मणिपुर भी देख ले। नहीं, जब सरकारें काम नहीं करती तब सुप्रीम कोर्ट देखता है। आप गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। मणिपुर का जिक्र जैसे उन्होंने किया मनन मिश्रा ने, तो मणिपुर में जब काम नहीं हुआ, जब सरकार ने काम नहीं किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। और आप 2 साल बाद वही आप ये कह रहे हैं मतलब पश्चिम बंगाल में काम हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। और वो ये सरकाज़म ही तो है ना सर कि आप जो है पश्चिम बंगाल के मुद्दे के ऊपर क्यों? मणिपुर में वहां की गवर्नर अनुसुईया उइके ने लिख के दिया था कि राज्य सरकार फेल हो गई है।
या तो आपने अभी गवर्नर राज्यपाल को को हटा जाकर दिया आए, वहां से, उन्होंने उसके लिख दिया है बाद क्या कि मुख्यमंत्री सरकार का फेल इस्तीफा हो नहीं हुआ। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा कब हुआ? जब सरकार को लगा कि अब स्थिति जब जब विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अविश्वास प्रस्ताव अपनी सरकार के खिलाफ लेकर आने वाले थे, सरकार गिर जाती सोमवार को, तो रविवार को आपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया और बाद में आपने वहां पे राष्ट्रीय शासन लागू किया। तो मणिपुर में केंद्र सरकार फेल रही है, इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तभी तो मैं पूछ रही हूँ सर कि बीजेपी ने मनन मिश्रा के बयान से क्यों किनारा कर लिया? मनन मिश्रा ने क्या गलत कह दिया? मणिपुर के मामले पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? पश्चिम बंगाल अभी तो गवर्नर गए हैं, गवर्नर ने कहा कि ये सरकार काम कर नहीं कर रही, दूसरे रूप में देखिए, नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे, वो कहाँ कह रहे हैं, ये बात ही नहीं कर रहे। देखिए उन्होंने जो कहा है उसकी भाषा गलत है, और क्या होता है? सुनिए, वकील बार काउंसिल के, भाई सुनिए ना, मैं आप मनन मिश्रा जी अब राज्यसभा सदस्य है, वो बार काउंसिल के प्रमुख रहे हैं, वो अगर रिक्वेस्ट कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे मणिपुर का लिया था वैसे पश्चिम बंगाल का भी संज्ञान ले, और उसको लेना चाहिए। और ये संज्ञान क्यों लेना चाहिए सर? ये खबर मैं बता देती हूँ क्यों संज्ञान लेना चाहिए। ये यहाँ जो इतनी बहस हो रही है या जो चर्चा हो रही है कि मनन मिश्रा ने जो कहा वो सही कहा लेकिन कहने का अंदाज गलत था, ये क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जो हिंसक घटना हुई, पीड़ित अब भी रो रहे हैं, वो अपने घरों तक नहीं लौट पाए हैं। कल बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की, मारे गए हरगोविंद दास और चंदन दास के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान पीड़ितों ने बंगाल में बीएसएफ का स्थायी कैंप बनाने की बात की। बताइए, पुलिस चौकी बनाने की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन भरोसा नहीं है पश्चिम बंगाल की पुलिस पर, इसलिए बीएसएफ का कैंप बनाने की बात हो रही है। बीजेपी ने ममता हटाओ हिंदू बचाओ की रैली तो कर ली, लेकिन क्या इतना करना काफी है? सरकार क्या कर रही है? इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा इसलिए की गई ताकि हिंदू अपने इलाका छोड़कर यहां से भाग जाएं। बीजेपी ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। ममता इस हिंसा के लिए बीजेपी और उनके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप फटाफट जितने रिएक्शन इस पर आए हैं वो सुन ले। What happened is barbaric. It is vandalism. This should never happen again. People are in a state of panic. A fear psychosis runs around. We should re-establish normalcy there, give people the confidence that there is somebody to protect them, and also take all steps to see that such things are warded off in future. See, many demands were there. One prominent demand was have a BSF camp there. All these demands will be examined by the appropriate authority. समीर जी, हिंदू बचाओ रैली बीजेपी निकाल रही है, इस रैली से कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि जो ममता बनर्जी कर रही है वो प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है वहां के लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहाँ की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में शासन लगातार चला रही है, पहला उदाहरण नहीं है कि मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, यह पहली बार आया है कि ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति करती है। संदेश खाली के समय हमने इस बात को देखा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के समय देखा है, तमाम तरह के उदाहरण है कि चुनाव के बाद किस तरीके से हिंसा करके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें आसाम भाग के जाना पड़ा। ये हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से राज्यपाल जो आनंद बोस है, इनके पहले जो राज्यपाल थे वहां पर धनखड़ साहब, उनको अपना राजभवन खोलना पड़ा लोगों को रहने के लिए। तो बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, वैसा ही व्यवहार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गुंडे जो लोग हैं टीएमसी के, वो वहां के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरा देश जानता है, पूरी बंगाल जानता है इस बात को, और केंद्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि बंगाल अब नॉर्मल स्थिति में नहीं रहा। अब चुनाव के वक्त ममता बनर्जी इसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरीके से, और ममता बनर्जी के जो मंत्री है चौधरी, वो कैसा बयान देते हैं, ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद के जो सांसद है वो कैसे बयान देते हैं, कलकत्ता के जो मेयर है वो कैसे बयान देते हैं, जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही है ना, शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, को कर रही है, संघ मौलानाओं को मंच पर बुलाकर लोग आकर कर रहे हैं। क्या 19 साल के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार एक साथ आ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अचानक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ आया है। दोनों कटुता की जगह मेल मिलाप की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत राज ठाकरे के बयान के साथ हुई। राज ठाकरे ने फिल्मकार महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में कहा कि उनके बीच मतभेद बहुत
बड़े नहीं हैं और वो महाराष्ट्र के हित में साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने तुरंत इसका जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि उनकी तरफ से राज ठाकरे के साथ कोई झगड़ा था ही नहीं। अब उद्धव की पार्टी भी दोनों भाइयों के साथ आ जाने का संकेत दे रही है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे भाई हैं और उनका यह रिश्ता आज तक कायम है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतने उद्धव जी ने क्या गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, अब तक सिर्फ इमोशनल टॉक चल रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो आए। लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। अब जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो सही बात है। दो भाइयों का मामला है, दो पार्टियों का मामला है, दोनों दूर भी अपनी अपनी वजहों से गए थे, पास भी अपनी अपनी वजहों से आ रहे हैं, लेकिन एक वजह उसमें बीजेपी दिखाई दे रही है। विजय जी, भाई बुरे दिनों की दोनों पार्टी अगर साथी बन जाए तो क्या दिक्कत है? देवेंद्र जी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। अब उसमें दुविधा भी है कि एक जमाने में उद्धव ठाकरे भी उनके साथ रहे और राज ठाकरे तो अभी अभी इस चुनाव में उनके साथ ही थे और यहाँ तक साथ थे कि उद्धव ठाकरे उनके बेटे के जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने तो सपोर्ट किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया। अब वो दोनों साथ में आ जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा ही नहीं, मैं तो अपने पास पार्टी रखना चाहता था। लेकिन अब ये है कि पार्टी में फूट हो गई, ये किससे पता था? बीएमसी का जब चुनाव हो रहा है तो दोनों को समझ में आ गया कि दोनों कुछ मिलकर अगर कुछ कर लेंगे तो ये ठाकरे परिवार का नाम और संगठन संस्था बच जाएगी। क्योंकि राज ठाकरे का भी पिछला, जब से उन्होंने छोड़ी शिवसेना और मन से बनाई, तब से आज तक कुछ है नहीं उनके पास दुकान, मतलब पॉलिटिकल कोई बहुत ताकतवर वो नहीं है। तो बेहतर है कि दोनों लोग आ जाए। और वो ठाकरे देवेंद्र जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है कि विवाद खत्म होते हैं, तो ये किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात है महाराष्ट्र की संस्कृति की। लेकिन मुश्किल तो यह है कि वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं राज ठाकरे, और हिंदी के भी खिलाफ है उनका। हम हिंदू तो हैं, हिंदी नहीं है। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जो नेशनल पार्टी है और हिंदू और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ है। तो ये मसला कैसे सुलझेगा? ये डिफरेंसेस अच्छा ठीक है, भावनात्मक है, ये कहा जा सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे ने बनाई थी। और राज ठाकरे रहते हैं माहिम में, दादर में, जहाँ शिवसेना मुख्यालय, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे कृष्णकुंज में रहते हैं। ठाकरे परिवार, उद्धव साहब ठाकरे मातोश्री बांद्रा में रहते हैं। तो अगर उनको मतभेद खत्म करने होते तो राज ठाकरे का जो घर है और जो शिवसेना का मुख्यालय है वो तो 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, मतलब पैदल भी चले जाते हैं अगर राज ठाकरे तो मामला निपटा लेते हैं। लेकिन चूंकि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, राज ठाकरे को लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत मुझे मिलना चाहिए, मैं बाला साहेब ठाकरे जैसा बोलता हूं, मैं बाला साहेब ठाकरे जैसा कार्टून बनाता हूं, मेरे फैन फॉलोअर ज्यादा है, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। परिवार का विवाद सड़कों पर आया, अलग अलग रास्ते हुए, उद्धव ठाकरे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब दोनों के हाथ में सत्ता नहीं है। अब दोनों महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से बंबई में, मराठी अस्मिता की जो राजनीति है, ठाकरे परिवार के दबदबे की जो राजनीति बंबई के अंदर लंबे समय तक रही है, वो अब उनके हाथ से निकल चुकी है। और अब दोनों भाई ये चाहते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र में नहीं तो बंबई में बीएमसी का चुनाव हो या बंबई में ठाकरे परिवार का दबदबा बना रहा है तो वो कैसा बना रहेगा, तो दोनों वापस आएंगे। यह शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। अगर राज ठाकरे ने महेश मांजरेकर के साथ बातचीत में इस बात का अगर जिक्र करा है तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इनके बीच बातचीत हो रही होगी। अब यह बातचीत किस तरीके से परिणाम में बदलती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल शरद पवार के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी है। और राज ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर भारत के लोगों को पीटने की, मराठी बोलना कंपलसरी कर रहे हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे का
शिवसेना मतलब उनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, शरद पवार को छोड़ना पड़ेगा, इधर फिर राज ठाकरे को जो देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संपर्क है या एकनाथ शिंदे के था, अभी 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने रात को डिनर राज ठाकरे के साथ किया है। तो इसी स्थिति में दोनों भाइयों को अपने अपने गठबंधन से बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 19 साल के बीच में इतनी दरारें आ चुकी है कि सिर्फ हाथ मिलाने से मन नहीं मिलने वाला है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्टी कैसे मिलेगी, बहुत लंबा रास्ता है। और फिलहाल दोनों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक इसकी संभावना नहीं है साथ में आने पे। अलग अलग लड़कर भी कोई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं बनेंगे। साथ आकर भी मुझे लगता है कि बीएमसी में अब भारतीय जनता पार्टी और संघ के संगठन के कारण इतनी बड़ी ताकत बंबई में भारतीय जनता पार्टी बन गई है कि अब चाहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। बंबई में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बीएमसी में सत्ता आने की स्थिति में बन चुकी है। जी, अगली खबर बिहार से आ रही है, किशनगंज से आ रही है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार में वक्फ का मैटर पूरी तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है और सियासी रंग ले चुका है। कमरुल होदा हैं जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, उन्होंने धोखा दिया है। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। 4 तारीख को जब संसद के पटल पर यह बिल पेश किया गया, जब वहां पर वोटिंग हुई, लोकसभा में मुसलमान एमपी मात्र हमारे 24 है, लेकिन वोट विरोध में कितने गिरा? 232 वोट विरोध में गिरा। इन 232 में 208 वोट हमारे दादर वतन के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मैं खास करके मुबारकबाद देना चाहता हूं मनोज झा जी को, संजय यादव जी को और अखिलेश यादव जी को और बंगाल के ममता दीदी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बिल के खिलाफ में वोट देकर यह स्थापित कर दिया कि यह बिल काला कानून है। ये जो हमारे वोट लेकर के, मुसलमानों के वोट लेकर के बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी जो कायम है, बैठे हुए हैं, 20 साल से राज करते हैं और हम मुसलमानों को हर साल रमजान के मौके पर हमको बुलाते हैं, दावत इफ्तार में बुलाते हैं और चिश्ती टोपी लगाकर, गले में इमाम लगाकर, रुमाल लगाकर हमारे साथ में बैठ करके इफ्तार करते हैं। इसने भी हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। तौसीफ आलम भी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान देते हुए कहा कि भाई आप जो काला कानून लाओगे तो हम उस कानून को मानेंगे नहीं, हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं। और फिर मोदी को लेकर, मुसलमानों को लेकर, सिखों को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और एक बात ये भी कि तुम एक तौसीफ मारोगे 1000 तौसीफ पैदा होंगे। अभी पूर्व विधायक है, 377 तक ले आए, ट्रिपल तलाक तक ले आए अवधेश जी। ये अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें तो हैं इस मैटर पर। जिस तरीके का उनका स्टैंड रहा, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों से किनारा कर लिया है। देखिए, अगर फैक्चुअल बात करते हैं तो 2020 के जो CSDS का सर्वे है वो बताता है कि मुसलमानों का 80% वोट आरजेडी और उसके गठबंधन के पक्ष में गया था। 12% के आसपास जेडीयू और बाकी गया था, बाकी बीएसपी और दूसरे को मिला था। तो ये तो बिल्कुल उस सर्वे से ही साफ है। और जब उस चुनाव में जहां से ये बोल रहे हैं किशनगंज की एरिया से, अगर 5 विधायक ओवैसी के जीत जाते हैं तो जाहिर है कि वो वोट कहाँ कैसे जा रहा है ही नहीं उसके साथ। पप्पू यादव वहां से जीत के आ गए एक तरफ से। नीतीश कुमार ने भी सोच समझकर वो ये जानते थे कि वोट हमारा नहीं है। एक बिहार का एक दूसरा पक्ष है कि बिहार में कई मुस्लिम विधायक निकल के वक्फ संशोधन के पक्ष में आ रहे हैं, जिसमें AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष और इनके एकमात्र बचे हुए विधायक अख्तरुल ईमान हैं। अख्तरुल ईमान खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे मुतब्बिलों ने पूरी वक्फ पर कब्जा कर लिया है, गरीबों पर कब्जा कर लिया है। तो इसका तो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर ये करते हैं तो इसके कारण जो एक आलोड़न होगा, जिसको सामान्य भाषा में ध्रुवीकरण कहते हैं,
तो उस क्षेत्र में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वर्चस्व हो जाएगा, लेकिन इसके कारण हिंदुओं का वोट यूनाइट होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा, यह सीधे समझा जा सकता है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार में नीतीश के इफ्तार का बहिष्कार करो पहले आह्वान हुआ, बहिष्कार नहीं हो पाया, अब नीतीश ने हमको धोखा दिया है, पूरे बिहार में चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन क्या हिंदू उस तरीके से यूनाइट हो भी रहा है? सवाल ये भी है, नहीं होगा। बिहार में एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जो हिंदू ही नहीं, मुसलमानों का एक वर्ग, छोटा सा ही वर्ग है, उसको भी लग रहा है, देखो उसको अपने वक्त की संपत्ति को देखा है कि कैसे जगह जगह कब्जा है इसको लेकर के, तो उसके अंदर भी एक चेतना जग रही है। और ये इसका प्रभाव चुनाव पर कुछ होगा अलग से, अब पिछले के आंकड़ों को देखते हुए वो मुझे नहीं लगता है, उसके आधार भी नहीं है। ठीक, बिहार में चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को बिहार को मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के बक्सर पहुंचे, यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बोर्ड, नेशनल हेराल्ड समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जिन पर किया वो नीतीश कुमार रहे। खड़गे ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी केवल कुर्सी के लिए है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाती है। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं विजय जी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी कुर्सी के लिए है, तो भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी किसके लिए है? उन्हें भी तो कुर्सी चाहिए। सवाल यही है ना कि उनके पास कुर्सी नहीं है, उनके पास कुर्सी है। ये परेशानी है खड़गे साहब की कि भाई वो दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी के लिए कोशिश कर रहे हैं। खड़गे साहब ने तो कोशिश नीतीश कुमार जी के साथ कुर्सी के लिए की थी, लेकिन वो भी नहीं बन पाई है। अब इस समय आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार जी पर अटैक करना तो ठीक है, वो तो अभी तेजस्वी के साथ कुछ ठीक ठाक हो जाए, कुछ सीटें ठीक सी मिल जाए, वो बड़ा झगड़ा है। बक्सर की सभा से पहले बहुत जरूरी है कि तेजस्वी के साथ बैठे और वहां पर कैसे सीटों का, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह सांसद है वहां से, ये सीट भी आरजेडी की सीट है, तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कैसे गठबंधन होगा, वो यदि ठीक हो गया तो जो तेजस्वी और राहुल गांधी की कुर्सी का जो मसला है ना, वो तब हल होगा। नीतीश कुमार जी की कुर्सी कैसे जाएगी नहीं जाएगी वो तो अलग मसला है। अभी कांग्रेस की असली लड़ाई तेजस्वी के साथ, वोटों की जंग की भी और मुस्लिम वोट की भी है। अभी तो देखना है कि आरजेडी को कहीं ये ना लगे कि कांग्रेस सारा मुस्लिम वोट उसके हिस्से का वोट ना ले ले, तो वो भी एक बड़ा विवाद है, वो सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभाएगा। खड़गे साहब तो ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे होंगे इस रैली के माध्यम से, बक्सर में गए तेजस्वी यादव को कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमने एक दलित बनाया है, मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूं, तो हम अगर यहाँ रहेंगे तो दलित भी आपका वोट करेंगे। तो मुझे लग रहा है अब एक राजनीतिक तैयारी शुरू हो गई है मुसलमान के वोट के लिए, दलित राजनीति को लेकर। लेकिन टारगेट कॉमन है, टारगेट सबका मोदी ही है। अब फिर चाहे वो दलित वोटों की जंग हो, मुसलमान वोटों की जंग हो, चाहे वो कुर्सी की जंग हो, लेकिन आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।